हेलो डॉक्टर्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे थे। अभी माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ बेसिक से एडवांस कंसेप्ट को समझेंगे। लास्ट में मैंने वीडियो का टाइटल भी दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिक, राइट। अभी बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। अभी हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, कहाँ देखा, है ना। आज तो फिर कंपैरेटिव एनालिसिस। तो लास्ट में हम लोग समझे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने देखा। कहाँ देखा? कॉकरोच के थाई मसल में, राइट। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने तो देखा, बट अब एक प्रश्न यहां पर यह आ जाता है कि ऑर्गेनिज्म को तो हम दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वही ठीक है, कोलिकर ने कॉकरोच के थाई मसल्स में देखा। तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया पहले कहां देखा गया, किसने देखा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक बार फिर नट से ले लेते हैं। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले मेवेश ने देखा। किसने देखा? मेवेश ने देखा। यह देखे इन द लीफ ऑफ निम्फिया। ये निम्फिया की पत्तियों में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा गया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? मेवेश ने। प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले मेवेश ने देखा लीफ ऑफ निम्फिया में, निम्फिया की पत्तियों में। जबकि अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में किसने देखा? कोलिकर ने। किसने देखा? कोलिकर ने। कहाँ देखा? इन द थाई मसल ऑफ कॉकरोच। कहाँ? कॉकरोच के थाई मसल में देखा गया, राइट। ये तो देखने की बात है। अब बात यह है कि सिर्फ देखने से तो नहीं होता है ना, देख लिए तो काफी नहीं है ना स्टडी करने के लिए, क्या है ना। अब बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किसने किया, कहां से किया? आइसोलेट मतलब निकालना, सेल के बाहर निकालना। सेल के बाहर किसने निकाला माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के लिए? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया वाज आइसोलेटेड बाय किसने? यस, बेंसले एंड हर्ने। किसने? बेंसले एंड हर्ने, बाय बेंसले एंड हर्ने। बेंसले एंड हॉयर ने माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट कर दिया, सेल से निकाला। किसके माइटोकॉन्ड्रिया को निकाले? तो वो निकाले थे, किसको निकाले थे? कि लीवर सेल ऑफ माउस, चूहे के लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को निकाले। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना से मतलब मत रखिए कि 2-4 पॉइंट जान गए हो गए। नहीं, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी है नीट के क्वेश्चन को, आपको IIPMT के क्वेश्चन को, आपको एम्स के क्वेश्चन को, जिपमर के क्वेश्चन को, AFMC के क्वेश्चन को, जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहां भी कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया हो वो पॉइंट ऑफ फैक्ट आपको दिमाग में डाल दिया जाए, सो दैट, क्योंकि होता यही है यार, क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कितना पूछेगा। अब आपको ये तो नहीं कहना ना कि माइटोकॉन्ड्रिया निकाल कर दिखा दीजिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया वही करेगा। और इतने सालों में जब से एंट्रेंस का हिस्ट्री शुरू हुआ है बाहर इंडिया में, खास करके हमारे यहाँ, तब से जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि अभी जो बहुत सारे क्वेश्चन चूंकि अवेलेबल तो है नहीं ना, और इंडिया साल से नहीं शुरू हुआ है,
तो लास्ट 10, 20, 50 साल में क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा तो आपको सारे के सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक चीज जान लीजिए, पढ़ने का द बेस्ट तरीका यही है कि आप नीट या जिस भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, सपोज कोई स्टूडेंट है, कोई बंदा है ना आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं वो आईएएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखते हैं, 5, 10, 15, 20 सालों के क्वेश्चन को देखते हैं, सब्जेक्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। उसे 2 चीजें पता चलता है, ट्रेंड पता चलता है और एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऐसे ब्लाइंडली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ब्लाइंडली पढ़ करके आप कुछ नहीं कर सकते। और जो हम पॉइंट्स यहाँ फैक्ट बता रहे हैं इन्हें नोट करते जाइएगा, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू यहीं से आएंगे। चलिए, तो हम लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया? वेस्ली एंड हॉर्न ने। कहां से आइसोलेट किया? किसके माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया? तो माउस के लीवर सेल को के माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया, माउस के चूहे के लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया, निकाला। अब माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन में रोल होता है, हम जानते हैं, पहले नहीं जानते, कोनिका साहब को नहीं पता, मेविस साहब को नहीं पता था, इनको नहीं पता है ना, ना ही बेसिली एंड हॉर्न साहब को पता था। सबसे पहले किंग्सबरी ने बताया, क्या बताया? तो रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का भी कोई रोल होता है। किसने बताया? किंग्सबरी ने। किसने बताया? किंग्सबरी ने। अब हम ये भी जानते हैं, इससे पहले पढ़े थे, हम लोग समझे थे, लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, ऑटोनोमस ऑर्गन। तो हम लोग कहे थे कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन जो होते हैं वे ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ फंक्शंस अपने आप कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन यानी खासकर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होता है। अब रिप्रोडक्शन में इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि जाहिर है ना माइटोकॉन्ड्रिया हर ऑर्गेनिज्म का माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग होता है। प्लांट में अलग अलग टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल में अलग टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो क्यों, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हम जानते हैं कि डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का अहम रोल होता है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वह डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, या संक्षेप में कहते हैं एमटी डीएनए। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसने देखा, पता किसने लगाया? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को नैश ने खोजा, सबसे पहले देखा। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को किसने देखा? नैश ने। और इन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जनरली 13 जीन पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में 13 जीन पाए जाते हैं। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रहते हैं। इनके बारे में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। उनकी भी रिकॉर्डिंग जल्दी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, राइट? हो सकता है 1-2 दिन उनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में आपको आ जाएगी वीडियो। तो कहते हैं क्या कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 13 जीन पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमन की माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं मैन के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में
मैन के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 37 जीन पाए जाते हैं। कितने जीन? 37 जीन, और इसमें 16,569 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर क्या है? माइक्रो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात है। अभी बेस पेयर पे चर्चा नहीं करेंगे, अभी फैक्ट केवल याद रखेंगे। तो क्या समझे? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में क्या आपको जानना है? नैस ने पहले देखा, जनरली इसमें 13 जीन होते हैं, लेकिन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 37 जीन होते हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात है, क्या सारे ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेम है, या एक ऑर्गेनिज्म के सारे सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेम है? अगर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वैरी कर रहा है, डिफरेंट है, उनकी नंबर डिफरेंट है, किस पर डिपेंड कर रहा है? अब ये तो आगे समझेंगे हम लोग, हायर क्लास में समझेंगे कि क्या उन माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की एनाटॉमी जैसे क्रिस्टी में भी डिफरेंस है क्या, उनके F1 F0 पार्टिकल्स में भी डिफरेंस है क्या? वो तो बात की बात है, अभी वो वहां नहीं जाएंगे, बहुत हायर लेवल की बात है। सबसे पहले हम समझते हैं, तो कहते हैं क्या कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसी सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, किस शेप के माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये डिपेंड करेगा उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर। मीन्स कहां पाए जाते हैं, क्या करते हैं। जैसे याद रखिएगा कि सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया, लेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एल्गी में। एल्गी में सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसकी संख्या क्या है? 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। एल्गी के एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला सबसे कम, एक से कम तो थोड़ी है, आधा थोड़ी है। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि किसी भी सेल में या किसी ऑर्गेनिज्म में हाफ या क्वार्टर पाया जाएगा, है? वो तो हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं ना, तो अलग चीज है। इसमें कहते हैं कि एल्गी में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एल्गी के एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब एल्गी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल किसमें? कमेंट कीजिए, किसमें? क्या आपको लगता है? एनिमल में, एलिफेंट में, प्लांट में? बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता होगा ना पर सेल में? नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि वो जो सेल है एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया अगेन पाया जाता है प्रोटोजोआ में। चाओस प्रोटोजोआ है, इसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और इसमें इनका नंबर है हाउ मच? कैन यू इमेजिन? 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। चाओस के एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सबसे एक्टिव सुपर फास्ट ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोआ है, चाओस, इनके एक सेल में कितने? 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एक मीन्स ये हाईली एक्टिव होता है। सबसे कम किसमें पाया गया? सबसे कम किसमें है? तो सबसे कम एल्गी में, सबसे ज्यादा प्रोटोजोआ चाओस में। चलिए ठीक है, अब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन में अब ये बात ये क्लियर है कि प्रोटोजोआ इनसेलुलर है ना, अब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की बात हम करेंगे ना।
अब ह्यूमन में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है यार, ह्यूमन में इतने सारे बॉडी है तो उसकी बात कैसे आप कर सकते हैं, है ना। अब कंपेयर कीजिएगा तो साइज देखिएगा ना। अब हम बात कर लेंगे, एक तरफ रख देंगे हाथी को और एक तरफ रख देंगे गधे को, कहेंगे भाई दोनों का डेंसिटी बताइए, है ना। तो डेंसिटी में अब क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हाथी भारी है तो वॉल्यूम देखेंगे, ये चीज हो जाती है। चलिए ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन के रेनल ट्यूब में, रेनल ट्यूब कहाँ पाया जाता है, तो ये रेनल ट्यूब एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो रेनल ट्यूब में 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाया जाता है। ह्यूमन रेनल सेल में 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाया जाता है। जबकि लीवर सेल में, अगर लीवर सेल की बात करते हैं तो ह्यूमन की लीवर सेल में 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाया जाता है। लीवर सेल में 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाया जाता है, राइट। अब कहते हैं क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अब माइटोकॉन्ड्रिया का शेप की अगर बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, वही बात कहते हैं ना कि क्या ऐसा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एक ही है क्या, या उनकी शेप में वेरिएशन ही पाई जाती है, तो यस वेरिएशन पाई जाती है। क्या वेरिएशन पाई जाती है। अच्छा इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कहते हैं क्या कि जनरली 1 to 6 बेस पेयर पर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। जबकि एनसीईआरटी में बन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कहता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एक बेस पेयर होता है, एक बेस पेयर होता है, राइट। चलिए आगे, अब हम बात करेंगे क्या शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि क्या सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक ही शेप के होते हैं या इनके शेप वैरी करते हैं। ऑब्वियसली इनके शेप वैरी करेंगे, इनके शेप वैरी करेंगे। शेप कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, अब वो उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, वो हायर क्लास में जाएगी क्वेश्चन लीजिए। अभी सारा भी पढ़ लीजिएगा तो आगे क्या करिएगा, क्योंकि लेवल में देखना है ना, ठीक है। वी आर हंगर ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इतने सारी इंफॉर्मेशन नहीं, जब एक ही में इतने सारी इंफॉर्मेशन रखेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। चलिए शेप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो कहता है क्या कि जो लीवर सेल होता है ये ओवल होता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया ओवल होता है, ओवल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्योंकि सबसे पहले लीवर सेल ऑफ माउस जो माइटोकॉन्ड्रिया सेलेक्ट किया गया था वो लीवर सेल ऑफ माउस की बात करता है, लीवर सेल। तो वही फैक्ट होता है कि सारे के सारे जो लीवर में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वे क्या होते हैं, ओवल होते हैं। जबकि किडनी के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, किडनी हैज इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया, ये खींच लंबे होते हैं, इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया। किडनी के माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, है ना, ज्यादा लंबे होते हैं। ओवल होता है, ये इलोंगेटेड होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं कि एस्टेरॉयड सेक्रेटरी सेल, वे सेल जो एस्टेरॉयड सेक्रेट करते हैं, सेक्रेटरी सेल की बात करते हैं, सेक्रेटरी सेल, हार्मोन, एस्टेरॉयड, आगे बात करेंगे हम डेवलपमेंट फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें बात करेंगे। तो एस्टेरॉयड सेक्रेटरी सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अब इनके
मैट्रिक्स में डिफरेंस हो, क्रिस्टी में डिफरेंस होता है। इनके माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी ट्यूबुलर होता है, नलिकाकार होता है। वैसे क्रिस्टी इस टाइप का बताया था ना, देखिए जो बनाते थे तो क्रिस्टी ये है। लेकिन यही अगर हम बात कर देंगे स्टेरॉयड सेक्रेटरी सेल की तो वो इस टाइप का हो जाएगा, ये यहाँ ट्यूबुलर शेप का हो जाएगा, ट्यूबुलर हो जाएगा ये। तो सेक्रेटरी सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इनके क्रिस्टी ट्यूबुलर होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल की अगर बात करते हैं, इसकी स्केलेटल मसल अब स्केलेटल मसल आप हो गए बोन कार्टिलेज, जिनसे स्केलेटन बने होते हैं, है ना, बोन कार्टिलेज ये सब। तो इनके जो मसल्स हैं इनमें रो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इनके माइटोकॉन्ड्रिया रो में कतार में होते हैं और उसी टाइप से होता है, जबकि स्पर्म सेल का माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें स्पाइडर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया? स्पाइडर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइट। अब बात यह होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में फिक्स कैसे होता है, यानी साइटोस्केलेटन की बात हो रही है। तो साइटोस्केलेटन मीन्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का स्केलेटन, साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन माइटोकॉन्ड्रिया को फिक्स करता, अपनी जगह पर बनाए रखने वाले स्ट्रक्चर। कौन सी सेल की वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी ही जगह पर फिक्स रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी जगह से हिलने नहीं देता है? तो वो 3 स्ट्रक्चर है। कौन कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कौन? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये नेट नुमा जाले नुमा रचना बना करके और माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी जगह पर बांधे रखते हैं, ताकि ये सेल में अपनी जगह पर, साइटोप्लाज्म में अपनी जगह पर फिक्स रहे और वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहे, अपनी जगह से हिले नहीं। तो जानते हैं किसी चीज को फिक्स किया जाता है ना, जैसे कैमरा लगा होता है, मैंने कैमरा को फिक्स कर रखा है, यहाँ लाइटिंग सिस्टम उसको फिक्स कर रखा है, उसे छोड़ देंगे तो वो कहाँ रहेगा, वो नीचे वो ढंग से काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जिस तरह से हम लोग यहाँ फिक्स करने के लिए धागे का उपयोग करते हैं, रस्सी का उपयोग करते हैं, या कभी कभी स्टैंड बना लेते हैं, लकड़ी का एंगल का यूज करते हैं। सेल के अंदर ये सारे जो धागे हैं, रस्सियां हैं, लकड़ी का है या लोहा है, कील है, जो कुछ है ये सब क्या क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी जगह पर बांधे रखते हैं, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह पर फिक्स रहे और वहीं से अपनी सारी फंक्शनिंग करती। चलिए आगे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की अब हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझे, अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझे क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया वह सेल ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेनस होता है, जिसमें 2 मेम्ब्रेन पाया जाता है, और इसका इनर मेम्ब्रेनस जो होता है वो इनफोल्डेड होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसे कहीं देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका आउटर लेयर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर लेयर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर में
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। ठीक है, ये डबल लेयर हो गया, ये हो गया आउटर लेयर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर है, ये है या आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनफोल्डेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस इनफोल्डेड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। अगर यही माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में पाया जाए तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर हो जाएगा। अगर ये ट्यूबुलर हो गया तो इसको कह देंगे हम लोग ट्यूबुली। दोनों तरह का हो सकता है, ये प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक है, और ये एनिमल सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल। तो सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का दोनों मेम्ब्रेन है, इसकी विथ थिकनेस 60 एंगस्ट्रॉम, आउटर मेम्ब्रेन इसकी विथ थिकनेस 60 एंगस्ट्रॉम। दोनों मेम्ब्रेन की थिकनेस 60 एंगस्ट्रॉम होती है, राइट। अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन इज ये 10 to 15 टाइम्स लार्जर दैन आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से 10 से 15 गुना बड़ा होता है। आज का रीजन आपको समझ में आ गया क्या? कि इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्रिस्टी के रूप में मॉडिफाइड होता है, क्रिस्टी के रूप में डेवलप होता है। दैट्स व्हाई वो लगभग 10 से 15 गुना बड़ा हो जाएगा। दोनों मेम्ब्रेन 60 एंगस्ट्रॉम का है, 60 एंगस्ट्रॉम का है। दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच का जो जगह, आपको ये जगह दिख रहा है, इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहते हैं? ये है पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस क्या है? स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसकी थिकनेस कितनी होती है? तो इसकी थिकनेस 60 to 100 एंगस्ट्रॉम होती है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनिंग ऑफ नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे, बहुत कुछ जानना है आपको, बहुत कुछ जानना। अब कहता है क्या कि जो माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी कुछ स्टडी करने के लिए हम क्या करें? अगर डिजिटोनिन नामक केमिकल का यूज करें तो डिजिटोनिन का यूज करके हम माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर सकते हैं। डिजिटोनिन इज यूज्ड टू रिमूव आउटर मेम्ब्रेन। डिजिटोनिन नामक एंजाइम जो है, इसका उपयोग करके हम आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर देंगे। अब अगर हमने आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया तो अब आपका ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा। ये क्या जाएगा ना इसका, ये सिर्फ रह गया। अब इसे क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, इसे हम कह देंगे माइटोप्लास्ट। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन।
फैक्ट याद रखिएगा, बिल्कुल ये सब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। माइटोप्लाज्म तो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को किससे डिसॉल्व कर सकते हैं? डिजिटोनिन से रिमूव कर सकते हैं। क्लिक। आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इसका नेचर ये परमिएबल होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? परमिएबल होता है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या 40% लिपिड, 40% लिपिड और 60% प्रोटीन होता है। 60% प्रोटीन होता है। इसके आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इट कंटेन पोरिन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया का अब प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पोरिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? आउटर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया में पोरिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में एंजाइम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन है? तो आउटर मेम्ब्रेन एंजाइम, आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग, इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग। तो आउटर मेम्ब्रेन एंजाइम कौन कौन से हैं? तो पहला मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, इसमें पाया जाने वाला एंजाइम मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। पहला एंजाइम मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड को एंजाइम लाइगेज, को एंजाइम CoA लाइगेज। ठीक है, CoA लाइगेज, ये 3 एंजाइम पाया जाता है। साथ ही में पाया जाता है, ठीक है, और साइटोक्रोम रिडक्टेज। और क्या है? साइटोक्रोम रिडक्टेज। ये आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स हो गए, राइट। अब इनर मेम्ब्रेन की बात अगर करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन ये फंक्शनल बैरियर की तरह काम करता है। इनर मेम्ब्रेन फंक्शनल बैरियर क्या होता है? लाइक फंक्शनल बैरियर, फंक्शनल बैरियर का मतलब ये हो गया, आप आ तो गए, इनर मेम्ब्रेन का था, ठीक है, आप आ तो गए, लेकिन अब आने के बाद आप जाइएगा या नहीं जाइएगा, ये हम तय करेंगे। आपका भी काम है तो रुकिए, काम नहीं है तो जाइए, काम हो गया तो जाइए। ये डिसाइड कौन करेगा? यानी कोई भी सब्सटेंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करने के बाद निकलेगा या नहीं निकलेगा, या कौन कितनी मात्रा में इंटर करेगा, ये डिपेंड करेगा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन तो बाबा जी का द्वार है, सभी कुछ आ जाओ, जो भी सेल के अंदर है वो सब आ जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन बैरियर लगाता है, क्योंकि इनको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। पूरे सेल के लिए इनको एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है। दैट्स व्हाई बड़ा सिलेक्टिवली काम करता है और ये फंक्शनल बैरियर के रूप में काम करता है। अब कहता है इनर मेम्ब्रेन का जो पोरिन प्रोटीन होता है, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन होता है ना, तो इनर मेम्ब्रेन के पोरिन प्रोटीन में एंजाइम होता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। कौन सा?
पोरिन प्रोटीन ऑफ इनर मेम्ब्रेन, है ना। इसके इनर मेम्ब्रेन का जो पोरिन प्रोटीन होता है, पोरिन प्रोटीन ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कंटेन, बोलिए क्या रखता है, कंटेन, इट कंटेन फॉस्फोटिडाइल इंसोसिटोन, फॉस्फोटिडाइल इंसोसिटोन नामक एंजाइम पाया जाता है। कहां पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन के, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के पोरिन प्रोटीन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर देखेंगे। इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर मीन्स हम बात पहले हुई क्रिस्टी का स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे अहम रोल क्रिस्टी का ही है। क्रिस्टी ही तय करेगा कि कौन सा सब्सटेंस आएगा, कितनी मात्रा में आएगा, रेस्पिरेशन कहाँ होता है। अगली वीडियो में हम सब समझेंगे। हम एक साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं ताकि आपको मतलब वीडियो देखने में बोर नहीं हो जाओ, और ना ही मैं चाहता हूं कि आपको बहुमूल्य समय जाए, इसीलिए कोई लंबी लंबी कहानियां भी मैं नहीं करता। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सी ऐसी वीडियो जो है जिनमें लंबी लंबी कहानियां करते हैं ताकि उनका वीडियो बड़ा हो जाए, नहीं, क्योंकि ठीक है इंटरेस्ट बढ़ता है बीच बीच में कहानियां देने से, लेकिन उसके बजाय मैं छोटी छोटी वीडियोज बनाता हूं ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकें। क्यों मैं आपको बोल करूं कि आप मेरे साथ 1 घंटे पढ़िए, पता चला 1 घंटे में हम 30 मिनट, आधे घंटे पढ़े, आधे घंटे कहानी सुना, तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो ही बना रहा हूँ, छोटे टर्म्स में वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे। So thanks for watching. Be with us.